हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू उज्जवल कोचिंग कैंपस। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है बातें करेंगे लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन के बारे में बातें करेंगे। उज्जवल कोचिंग कैंपस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो खासकर उन स्टूडेंट के लिए है जो कि तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स और नेवी के लिए, और या फिर किसी भी जनरल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए। जनरल साइंस में जो फिजिक्स का जो पोर्शन है वहाँ से आता है, तो हम लोग आज जनरल साइंस जो बातें करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम लोग आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक लेके चल रहे हैं आपके लिए, वो आपका टॉपिक रहेगा ऑप्टिक्स का। और ऑप्टिक्स को जो है हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और आपको मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चंस जो है यहाँ से आपको जरूर मिलते हैं एयरफोर्स और नेवी के अंदर। तो आज हम लोग पहले रे ऑप्टिक्स का जो है रिफ्लेक्शन का जो पार्ट करेंगे, इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन पाते हैं डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है अंत तक इस वीडियो को जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने सभी साथियों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे इस कैंपस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के साथ में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लाइट। ठीक है, तो लाइट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लाइट जो होती है, सबसे पहले उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है, और ये जो एनर्जी होती है ये किसी भी लाइट के सोर्स से पार्टिकल की फॉर्म में आती है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लाइट जो होती है वो आपकी 2 अलग अलग नेचर्स में आपको देखी जा सकती है, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये बात जान लेते हैं कि लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल होता है, यानी लाइट 2 अलग अलग नेचर की होती है। कई बार हम लोग लाइट को जो है रे नेचर से हम लोग डील करते हैं, और कई बार हम लोग लाइट के वेव नेचर से डील करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग लाइट के रे नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी पार्टिकल नेचर जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग लाइट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। एक तो हम लोगों ने सिंपल सी डेफिनेशन आपको दी है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। और वो जो एनर्जी जो होती है लाइट की, वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू क्या होती है भाई? एच न्यू होती है। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका एनर्जी, ठीक है ना। लाइट जो आती है उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है एच इंटू न्यू। हमने आपको बता दिया कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है और उसकी एनर्जी कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ से आपको डायमेंशन फॉर्मूला का जो क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में आता है कि एच का जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप ई का फॉर्मूला आपको आता है एनर्जी का, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको आता है, तो आप एच का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपको जो न्यू की वैल्यू वो पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यहाँ से अगर मैंने फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को पुट किया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन लैम्डा। एक छोटा सा रिलेशन यहाँ पे आ गया है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, एक बात हमको और पता चल गई यहाँ से कि लाइट जो होती है उसकी जो स्पीड होती है वो फिक्स होती है। लाइट की स्पीड क्या होती है? फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लाइट की जो स्पीड गिवन है ये केवल और केवल आपकी वैक्यूम के लिए वैलिड है। अगर लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में क्या आता है? चेंज आता है। लेकिन वैक्यूम के लिए हम लोगों ने इसको कांस्टेंट मान रखा है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये होगी लाइट की स्पीड। दूसरा जो होता है, लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ मतलब प्रोपेगेशन का जो नेचर होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है। दूसरी बात जो है आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लाइट जो होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जैसा हमने बोला कि लाइट को पार्टिकल की तरह भी बिहेव करवा सकते हैं, और लाइट को हम लोग वेव की तरह भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला गया है, जिसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स होते हैं, जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं? नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर होते हैं, और वो स्पेस में क्या करते हैं? प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा जो है, लाइट को चलने के लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लाइट को चलने के लिए क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम बोलेंगे कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट ही नहीं, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें हम लोग रेडियो वेव्स की बात करते हैं, हम लोग एक्सरे की बात करते हैं, हम लोग गामा रे की बात करते हैं, हम लोग माइक्रोवेव की बात करते हैं। इसके अलावा हम लोग अल्ट्रावोलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट की बात करते हैं। तो उन सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए विदाउट एनी मीडियम भी ट्रैवल कर सकती हैं। सबसे
सबसे फास्ट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन जो उसमें जो पोर्शन अपनी आंखों के लिए क्या है, सेंसेबल है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनमें से केवल एक पार्ट उसका जो है वो अपनी आंखों को सेंस कर सकता है, वो होता है आपका विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन अपने को दिखाई देता है, उसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं लाइट, ठीक है ना। तो आई होप आपको लाइट के बारे में जो इसकी पिक्चर है वो आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका वेवलेंथ जो है हमारी विजिबल रीजन के अंदर आता है, जो कि हमारी आंखों को सेंस कर सकता है और जो कि हेल्प करता है हमको बाकी दुनिया को देखने के लिए। और लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट ड्यूअल नेचर का होता है, लाइट के पास में रे नेचर और पार्टिकल नेचर के साथ साथ में वेव नेचर भी होता है। लाइट जो होती है एनर्जी की फॉर्म होती है। लाइट की एनर्जी E=hν के बराबर होती है। H आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है। वेयर फ्रीक्वेंसी C/λ मैंने पुट कर दिया। C कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸। इतनी सारी बातें लाइट के बारे में पता चल गई। तो हम लोग अब आगे की बात करते हैं। लाइट जो है आपकी, लाइट उसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक ल्यूमिनस होता है, क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट होता है। यानी लाइट का जो सोर्स होता है ल्यूमिनस भी हो सकता है, मतलब जिसकी खुद की लाइट होती है वो कैसा होता है, ल्यूमिनस सोर्स होता है। जिसकी खुद की लाइट नहीं होती वो कैसा होता है, नॉन ल्यूमिनस होता है। तो सबसे पहले मैं ल्यूमिनस की बात करूं तो मेरे पास में होते हैं स्टार एंड सन। दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, सन होता है उसकी भी खुद की लाइट होती है, इनको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद में आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आते हैं, कौन से, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी लाइट खुद की नहीं होती, वो होते हैं आपके चेयर, टेबल, पेन, पेपर, ठीक है ना, इस प्रकार की चीजें। मतलब आपके 70 से 80% जो चीजें हमारे चारों ओर हम देखते हैं वो सारी क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस होती है, जिनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। जिनकी खुद की लाइट होती है वो होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इसकी मीडियम की बात करते हैं। लाइट जब भी ट्रेवल करता है तो उसके लिए जो मीडियम जो होते हैं वो तीन टाइप के मीडियम हम जनरली बात करते हैं। पहला होता है आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट जो होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम में से आर पार ट्रैवल कर सकती है। जैसे कि आपका एयर है, आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जैसे आपका ग्लास है, आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जैसे कि आपका वाटर है। ये सब कैसे मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कैसे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम्स की। जो जिसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे मीडियम जिसमें से लाइट जो है कंप्लीटली नहीं पार कर सकती। कुछ लाइट का जो पोर्शन है वो कंप्लीटली नहीं जाएगा, कुछ पोर्शन जा सकता है, कुछ पोर्शन नहीं जाएगा, उसे हम लोग ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि आपका ऑयल पेपर है, आपका ऑयल पेपर जो आपका होता है वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है। उसमें से रोशनी जो है, लाइट जो है वो कंप्लीट तरीके से 100% लाइट नहीं जाती है। नंबर 3 पे हम लोग बात कर रहे हैं ओपिक मीडियम की। बेटा ओपिक मीडियम जो होता है वो होता है जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। जैसे कि आपका स्टोन है, आपकी वाल है, आपकी वुड है, इनमें से लाइट जो है इंटर नहीं कर सकती, लाइट इनमें से क्रॉस नहीं कर सकती, लाइट इनमें से पास नहीं हो सकती। इनको बोलते हैं ट्रांस ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। 3 टाइप के हमारे पास में हो गए मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके अलावा जो मीडियम होता है वो 2 टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक आपका रेयर मीडियम होता है, एक आपका डेंसर मीडियम होता है। जिस मीडियम में एटम्स जो है, पार्टिकल्स जो है बहुत पास पास होते हैं, उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। और जिस मीडियम के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, इसको हम लोग रेयर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, मीडियम की बात हो गई। हमारे पास में 2 टाइप के मीडियम हमने पढ़ लिए। हमने 2 टाइप के ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, चलिए अब हम लोग जो है थोड़ी सी बातें कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है ना। किसकी बात कर लेते हैं भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। यही जो है आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लाइट के बारे में कुछ आपको डिस्कशन करके बताया कि लाइट कैसे कैसे ट्रैवल करती है। अब जो है लाइट के बारे में ये बताया कि लाइट जब भी ट्रैवल करती है किसी मीडियम में तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, किसी दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज होती है। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारी जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में से, ठीक है ना। ये मान लेते हैं हमारी जो लाइट है वो किसी स्ट्रेट मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ये लीजिए यहाँ पे आपका मैंने वैक्यूम मान लिया है, इसके अंदर लाइट ट्रैवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि इसके बाद में आगे मैंने क्या किया है, इसके आगे मैंने कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया है, कोई रास्ता, इसके रास्ते में मैंने कुछ ऐसा मटेरियल लगा दिया है जो कि कैसा है, ओपेक है। कैसा है, ओपेक है,
ठीक है ना। इसका मतलब अब जो है लाइट इसमें से एंटर नहीं कर सकती, लाइट एंटर नहीं करेगी तो लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से टकरा के वापस कहाँ चली जाएगी, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। मतलब जिस साइड से लाइट आ रही थी उसी मीडियम में लाइट जो है वापस चली जाएगी। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट जो है जब भी लाइट जाएगी किसी मीडियम से टकरा के वापस उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, ये लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके लिए हम लोग क्या बात करते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरफेस की। किसकी बात करते हैं? सरफेस की। भाई जिस सरफेस पे लाइट गिरेगी, जिस सरफेस पे लाइट गिरेगी वो सरफेस कैसा होना चाहिए? तो मेरे पास दो टाइप का सरफेस है। एक तो ये वाला सरफेस मैंने बनाया है, एक ये वाला सरफेस बनाया है। इसको मैं बोलता हूँ रफ सरफेस। क्या बोलता हूँ? रफ सरफेस। इसको मैं बोलता हूँ स्मूथ सरफेस। क्या बोलता हूँ? स्मूथ सरफेस। दो अलग अलग सरफेस मैंने लिए हैं। आपका सरफेस जिसमें आपकी इरेगुलरिटीज होती है उसको हम लोग रफ सरफेस बोलते हैं, जिसमें रेगुलरिटीज होती हैं, इरेगुलरिटीज नहीं होती हैं उसको हम लोग स्मूथ सरफेस बोलते हैं। तो मैंने दो अलग अलग सरफेस लिए, दोनों के ऊपर क्या किया, मैंने लाइट का सोर्स रखा। मैंने यहाँ पे रखा लाइट का सोर्स। लाइट के सोर्स से जो है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल करेगी। जैसे ही यहाँ पे टकराएगी, इस मीडियम से टकराएगी, टकराने के बाद में इसी मीडियम में वापस चली जाएगी, इससे टकरा के भी इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। तो जब दोनों को मैं देख पा रहा हूँ तो दोनों केस में जो है आपका थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? अगर मैं एक लाइट की रे और डालता हूँ इसी के पैरेलल, वो आपकी इसी प्रकार से इसके पैरेलल चली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक लाइट की रे और डाल के देखता हूँ तो वो उसके पैरेलल जाने के बजाय किसी और एंगल पे चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है? ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसको हम लोग बोला करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि इस सरफेस में इरेगुलरिटीज हैं तो आपका रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है, यानी स्मूथ सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम लोग जब भी रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं हम लोग स्मूथ सरफेस को क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए, रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए हमें एक स्मूथ सरफेस चाहिए। तो मैंने एक स्मूथ सरफेस मान लिया सबसे पहले। वो सरफेस आपका कौन सा है? मिरर। वो आपका कौन है? मिरर मान लिया मैंने। M1 M2 एक मिरर हो गया है। इस मिरर को जो है हम लोगों ने ग्लास से बनाया है, एक ग्लास की प्लेन शीट लेके। ठीक है ना, ये बहुत थिन शीट मैंने ली है। ठीक है, और ये थिन जो ग्लास शीट है इसके मैंने एक साइड से पॉलिश कर दिया, और पॉलिश मैंने की है सिल्वर ब्रोमाइड की। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस मटेरियल से हम लोग पॉलिश करते हैं, तो हम लोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। क्योंकि सिल्वर जो होता है वो आपका लेसर होता है, मतलब चमकदार होता है, और इसमें सिल्वर मिला देने से क्या होगा, आपकी जो इमेज है उसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी आती है। इसलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, ब्रोमीन जो आपकी जो लिक्विड फॉर्म में नॉन मेटल होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में सिल्वर को मिक्स करते हैं और पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या होता है, ये वाला जो मीडियम मैंने मान रखा है, यहाँ पे मैंने माना है एयर वाला मीडियम है, यानी इस मिरर के ऊपर वाला हिस्सा जो हो मैंने एयर मान लिया है, और इस मिरर का जो मीडियम है वो मैंने ग्लास मान लिया है। ठीक है ना, ग्लास का जो बना हुआ है हमारा मिरर। ठीक है ना, दो अलग अलग मीडियम हो गए। तो पॉलिश करने के बाद में क्या होगा कि पॉलिश करने के बाद में लाइट जब भी इसके ऊपर गिरेगी तो वो इसके आर पार नहीं निकल पाएगी, यानी मैंने उसको क्या कर दिया, एक साइड से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, सॉरी, इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं पेंटेड साइड। क्या बोलते हैं? पेंटेड साइड। ठीक है ना, जिस हिस्से पे मैंने पेंट कर रखा है उसको मैं पेंटेड साइड बोलता हूँ, और इस हिस्से को मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्टेड साइड। क्या बोलता हूँ भाई? रिफ्लेक्टेड साइड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? रिफ्लेक्टेड साइड बोलता हूँ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने सोर्स ऑफ लाइट रखा। मैंने क्या रखा? सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट का कोई सोर्स है, मैंने यहाँ पे रख दिया। इस सोर्स ऑफ लाइट से नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेंगे, नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेंगे। मैं किसी भी एक रे को कंसीडर करता हूँ। सबसे पहले एक रे यहाँ पे आके गिरी, ये वाली जो रे है इसको मैं बोलता हूँ इंसिडेंट रे। क्या बोलता हूँ भाई? इंसिडेंट रे बोलता हूँ। कौन सी रे बोलता हूँ? इंसिडेंट रे बोलता हूँ। मैंने बोला था कि लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, उसके बाद में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होगा भाई? सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जिस पॉइंट पे लाइट आपके आके इंसिडेंट होगी उसको हम लोग बोला करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला करते हैं। अच्छा, जहां भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा वहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। क्या ड्रॉ करता हूं मैं? परपेंडिकुलर, जिसको मैं बोलता हूं नॉर्मल। क्या बोलता हूं? नॉर्मल, यानी मैंने जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई है उसी पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री के ऊपर टू द मिरर। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में क्या होगा, जैसे लाइट यहाँ पे टकराएगी, लाइट टकराने के बाद में चली जाएगी दूसरी तरफ, यहाँ पे नॉर्मल के इस तरफ चली जाएगी। इसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलूंगा? रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है ना, या फिर मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई है। अब आप देखें तो जहाँ पे स्टार्टिंग में जो लाइट आ रही थी वो कौन से मीडियम में आ रही थी? एयर में आ रही थी। और यहाँ पे लाइट गई है कौन से मीडियम में गई है बताओ? एयर में गई है। इसका मतलब लाइट का जो मीडियम है वो चेंज नहीं हुआ। यानी पहली बात क्या चेंज नहीं हुआ बताओ?
मीडियम जो है आपका वो चेंज नहीं हुआ, मीडियम चेंज नहीं हुआ। नंबर 2 पे क्या लाइट की स्पीड चेंज हुई है, क्या लाइट की स्पीड चेंज हुई है, नहीं। देखिए एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो यहाँ पे है उतनी यहाँ पे रहेगी, लाइट की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा क्या आपका स्पीड चेंज हुई है क्या, तो हम कहेंगे कि जब भी आपकी लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, तो हम कहेंगे यस, हाँ बिल्कुल उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है। अब आप पूछोगे कि स्पीड में चेंज नहीं आया, वेलोसिटी में चेंज कैसे आया, हाँ बिल्कुल वेलोसिटी जो होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। यहाँ पे स्पीड में चेंज नहीं आया, लेकिन जो लाइट है उसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया है। लाइट इधर जा रही थी उधर चली गई तो डायरेक्शन में क्या आया, चेंज आया। डायरेक्शन में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज जरूर आएगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया है, डायरेक्शन में चेंज आ गया है, मतलब इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है। अगली बात नंबर 4 पे क्या लाइट की जो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या उसमें कुछ चेंज आया है, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया, लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया है। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती लाइट की। अगर लाइट गलती से किसी दूसरे मीडियम में चली भी जाती है तो भी याद रखना है फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे क्या स्पीड में चेंज आता है, बिल्कुल चेंज नहीं आता। क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, बिल्कुल चेंज आता है। क्या उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, कभी भी चेंज नहीं आता। मीडियम चेंज होगा या नहीं होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। क्या उसकी वेवलेंथ में चेंज आएगा, क्या उसकी वेवलेंथ में चेंज आएगा, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। अगर आपकी लाइट जो है सेम मीडियम में है तो उसकी वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी लाइट जो है दूसरे मीडियम में चली गई है तो उसकी वेवलेंथ में पक्का चेंज आएगा। लेकिन उसकी वेवलेंथ में चेंज कब नहीं आएगा, जब मीडियम सेम रहेगा। तो रिफ्लेक्शन के केस में लाइट उसी मीडियम में है तो उसकी वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा। उसके बाद में नंबर 6 पे आपका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड जो है आपका उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इन सब में चेंज नहीं आएगा। केवल एक वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मीडियम चेंज आने पे बाकी चीजें सेम टू सेम है। नंबर 7 पे, नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, फेज। नंबर 7 क्या है, फेज। क्या लाइट के फेज में चेंज आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइट जब भी आपकी रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसके फेज में जरूर चेंज आता है, उसके फेज में जरूर चेंज आता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये चीजें हम लोग जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे कि जब आपकी लाइट रेज जो होती है, वेव होती है, रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो वो कितने फेज में चेंज होगा, वो चीजें हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी केवल इतना याद रखना है, वेलोसिटी और फेज को चेंज छोड़ के कोई भी चीज चेंज नहीं होती लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे, ठीक है ना। इतनी सारी बातें क्लियर है। अब हम लोग और बातें करते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला एंगल होता है आई। ये वाला क्या होता है, एंगल आई। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ पे एक एंगल और बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आर। ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद में एक एंगल और बच गया हमारा, ये वाला एंगल जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे 90 माइनस आई। क्या बोलेंगे, 90 माइनस आई। मतलब जो कंप्लीट एंगल था वो 90 था नॉर्मल के साथ में, जो बचा हुआ एंगल जो है आई लेस कर दीजिए 90 में से तो 90 माइनस आई। ये जो एंगल बच गया इसको मैं बोलता हूँ जी। क्या बोलता हूँ, जी। जी का मतलब होता है भाई एंगल ऑफ ग्लांस। क्या होता है, एंगल ऑफ ग्लांस। क्लियर बात। इसका दूसरा नाम होता है एंगल ऑफ ग्रेज। क्या होता है, एंगल ऑफ ग्रेज। एंगल ऑफ ग्रेज और एंगल ऑफ ग्लांस का मतलब है हमारी इंसिडेंट रे, हमारी इंसिडेंट रे आपके मिरर के साथ में कितना एंगल पे झुकी हुई है। हमारी रे जो है वो मिरर के साथ में 90 माइनस आई एंगल पे झुकी हुई है। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है ये भी आपका होगा 90 माइनस का आर। हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल, वो मिरर के साथ में कितना झुकी हुई है उसको बोलते हैं एंगल ग्रेज एंगल, ठीक है ना। और दुर्भाग्य से क्या है आपका एंगल ऑफ ग्रेज और एंगल ऑफ जो आपका ये वाला जो एंगल ऑफ ग्रेज है ये वाला इसके बराबर होगा, यानी दोनों ही एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल ऑफ ग्लांस चाहे आप इंसिडेंट रे का देख लीजिए चाहे आप रिफ्लेक्टेड रे का देख लीजिए, दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब है ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन का लॉ आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू आर, यानी जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और ये बात आपको पक्का ध्यान रखना है कि जो आई एंगल है वो किसके बीच में है, आई इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, वेयर आर इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, वेयर ग्लांस एंगल इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर एंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। ये दोनों एंगल अलग अलग, ठीक है। अगला जो एंगल आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, एंगल डी। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए कैसे लाइट रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर मैं यहाँ से इस मिरर को हटा देता हूँ, इस मिरर को हटा देता हूँ तो मेरी लाइट रे कहाँ जाएगी बताओ,
मेरी लाइट रे जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट, कैसे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। लेकिन मिरर रखने से मेरी लाइट कहाँ चली गई है, मेरी लाइट इतना क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई है। पहले मेरी लाइट रे कहाँ जा रही थी, स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने रास्ते में मिरर रखा मेरी लाइट इधर मुड़ गई, तो मेरी लाइट रे कितना एंगल पे मुड़ गई है, उस एंगल को मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा, ये अपने को निकालना आना चाहिए। डेल्टा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i, सीधा आपको याद रखना है पाई माइनस 2i मतलब 180 माइनस 2i, या फिर याद रख लेना 180 माइनस 2r। चाहे तो आपको i गिवन हो चाहे आपको r गिवन हो, एक ही बात है, क्योंकि i इज इक्वल टू क्या होता है, r होता है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको डेल्टा पूछा है, अगर आपको i गिवन है, अगर मैं बोलता हूं कि मेरा एंगल i 30 डिग्री है और आपको डेल्टा पूछा है, तो 30 इंटू 2 कितना आएगा 60, और पाई माइनस 160 कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से डेल्टा निकाल सकता हूँ। क्लियर बात समझ में आई। तो मैंने कौन कौन से एंगल आप पढ़ लिए, मैंने डेल्टा पढ़ लिया, मैंने आपका आई पढ़ लिया, आर पढ़ लिया, ये आपके कौन से हैं, कुछ एंगल्स और कुछ डेफिनेशंस, और क्या क्या क्वांटिटी जो है चेंज नहीं होती, कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन में इतनी सारी बातें आपको पता रहेंगी, ठीक है ना। ये प्लेन वाला मिरर है, इसमें इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अगर मान लो मेरे पास में ये वाला मिरर है, ये वाला मिरर है, और इस मिरर के ऊपर यहाँ पे लाइट डाल रहा हूँ, यहाँ पे लाइट डाल रहा हूँ, पूछ रहा है कि आई बताओ, आर बताओ, जी बताओ और डेल्टा बताओ। मुझे चारों एंगल पूछ लिए। लाइट जो वो ऐसे गिर रही है, तो आपको पता है, देखो लाइट जब ऐसे गिरेगी तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल भी मेरा यही वाला होगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, आई होता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच का एंगल क्या होता है, आई होता है। यहाँ पे नॉर्मल भी वही है और इंसिडेंट रे भी वही है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री है। अगर आपका आई 0 होता है तो बेटा आपका आर भी कितना होगा, 0 होगा। अगर आई और आर दोनों 0 है तो आपका जी कितना होगा, 90 माइनस आई दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर आपका ये वाला 90 है तो हम लोग डेल्टा निकाल सकते हैं 180 माइनस का 2 इंटू आई। आई कितना डिग्री बताओ, 0 डिग्री। आई आपका 0 डिग्री है तो 2 इंटू 0 कितना, 0 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका जो डेल्टा वो कितना आएगा, 180। डेल्टा का मतलब आपकी लाइट रे कितना डाइवर्ट हो जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि लाइट रे जब भी ऐसे आगे गिरेंगी तो वापस अपने रास्ते पे चली जाएंगी, क्योंकि एंगल आप डेल्टा कितना 180 डिग्री, यानी जाना चाहिए था नीचे, डाइवर्ट होकर 180 पे वापस चली गई है, ठीक है ना। तो ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नॉर्मली लाइट डालते हो तो आप डेल्टा इज इक्वल टू 180 पे चली जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आपसे और करवा लेते हैं। यहाँ पे मिरर आपका ही दे रखा है और यहाँ पे जो है आपको एंगल ऑफ ग्लांस दे रखा है आपका 30 डिग्री। एंगल ऑफ ग्लांस कितना दे रखा है, 30 डिग्री। पूछ रहा है आपसे कि आई कितना होगा, साफ दिख रहा है आई आपका 60 डिग्री होगा। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ये बचेगा कितना 60। फिर पूछ रहा है आर बताओ कितना होगा, आर भी कितना होगा बताओ, 60 डिग्री होगा, क्योंकि आई और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी 60 डिग्री हो गया। चलिए आगे देख लीजिए, आप आपसे ये वाला पूछे, ये भी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, सेम होते हैं दोनों एंगल। फिर पूछता आपसे डेल्टा, डेल्टा कितना होगा 180 माइनस का 2 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस का 120 दैट इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। तो डेल्टा देके आपसे आई आर कुछ पूछ सकता है, आपसे आई आर देके डेल्टा पूछ सकता है। आपको रिलेशंस पता होने चाहिए, ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चले क्या, रिफ्लेक्शन में इतनी चीजें आपको अगर आ गई तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। ये था आपका मिरर का रिफ्लेक्शन। नॉर्मल जो आपका प्लेन वाला मिरर था वो था। हम लोग अभी चलेंगे कौन से मिरर में, हम लोग चलेंगे आगे, अभी कौन से मिरर के अंदर चलेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के अंदर चलेंगे, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसे बनती है प्लेन वाले मिरर के अंदर, ठीक है ना। तो एक प्लेन जो मिरर होता है उसमें इमेज कैसे बनती है वो हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक प्लेन मिरर यहाँ पे बना लिया है और यहाँ पे मैंने रखा है एक ऑब्जेक्ट। मैंने क्या रखा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने रख लिया। अब सोचे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक मिरर के सामने, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ रे निकलेंगी। मैं कोई भी एक रे मान लेता हूँ। पहली रे मैंने मानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, नॉर्मल टू द मिरर, इस मिरर के परपेंडिकुलर जाके गिरी है। अगर मैं इस मिरर को टेढ़ा कर देता हूं तो ये रे कैसे गिरेगी, नॉर्मली गिरेगी। तो वही केस है ये, अगर नॉर्मली गिरती है तो कहाँ पे जाएगी बताओ, वापस अपने रास्ते पे आ जाएगी। इसका मतलब ये रे जो है वापस टकरा के वापस आ गई है। एक रे और कंसिडर करते हैं, ये वाली रे देखिए मैंने यहाँ पे कंसिडर करी है, ये वाली रे, ठीक है ना। ये जो रे यहाँ पे आके गिरी है मिरर के ऊपर, इंसिडेंट रे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। जहाँ पे भी लाइट गिरती है वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाया वो मेरा कितना हो गया, आई हो गया है। अगर यहाँ पे आई है तो मेरी रे कहाँ जाएगी, मेरी रे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, ऊपर की साइड में जाएगी एट एंगल आर। आपको पता आई और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक जो रे है मेरी रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली गई है, एक रे मेरी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई है। लेकिन इन दोनों रे को ध्यान से देखो, ये दोनों रे कभी भी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। यानी आपको एक बात याद रखनी है कि इमेज तब बनती है जब दो रे क्या होती है, एक दूसरे से क्या करती हैं, मिलती हैं।
बेटा दो रे जब भी एक दूसरे से मिलेंगी तब जाके इमेज बनती है, और वो भी कब मिलेंगी, आफ्टर ए रिफ्लेक्शन। याद रखना है, आफ्टर ए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद में जब भी कोई दो रे आपस में किसी पॉइंट पे मिलेंगी वहीं पे आपका क्या होगा, इमेज बनेगी। अगर वो नहीं मिल रही है तो इसका मतलब इमेज आपकी नहीं बन रही है, अगर वो मिल रही है तो आपकी इमेज बन रही है। अच्छा, अगर आपकी वास्तव में मिल रही है, अगर वो रियल में मिल रही है तो रियल इमेज बनेगी, और अगर आपकी वो नहीं मिल रही है, अपने को मिलती हुई लग रही है, इसका मतलब नकली इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, रियल इमेज कब बनेगी, जब वो वास्तव में मिल रही है। वर्चुअल कब बनेगी, जब वो वास्तव में नहीं मिल रही है, हमको उसको जबरदस्ती मिला रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात आपको याद रखनी है, रियल इमेज जो होती है वो मिरर के सेम साइड में बनती है, मिरर के सेम साइड में, जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में रियल इमेज बनेगी। और वर्चुअल जो होती है वो बनती है बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। ध्यान रखना है, वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर पीछे बनेगी, क्योंकि पीछे लाइट जाने का सवाल नहीं है, पीछे लाइट नहीं जा सकती। पीछे लाइट गई इसका मतलब वो नकली है, वो इमेज आपने जबरदस्ती बनाई है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, ये रे इधर जा रही है, ये रे ऊपर जा रही है, इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। एक काम और करते हैं, एक रे और डाल के देखते हैं, क्या पता ये मिल जाए। यहाँ पे नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, ये मेरा एंगल आई हो गया, ये वाली रे नीचे आ गई, ये वाला एंगल मेरा आर हो गया, फिर से मेरी रे नीचे आ गई है, ये तीनों रे कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ। पीछे जब बढ़ाता हूँ तो मुझे लगा कि ये जो रे हैं आपकी, ये कहाँ पे आ रही हैं, ये रे जो है यहाँ से आ रही है, इसका मतलब मुझे लगेगा कि मेरी जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट की कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। ये जो इमेज है मेरी, कहाँ पे बन रही है, इस पॉइंट पे बन रही है, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी कौन बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो इमेज ऐसे बनती है, ये इमेज आपको दिख रहा होगा कि ये इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है, इसका मतलब ये इमेज नकली है, वर्चुअल इमेज है। तो आपको याद रखना है, जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर जो होता है, जो हम लोग घर में देखते हैं, उस मिरर के अंदर इमेज हमेशा ही वर्चुअल बनती है, नकली बनती है, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, नकली बनती है। और नकली इमेज की खास बात होती है, वो हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। कैसी होती है, सीधी। जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं तो हमारा जो है सर जो है वो ऊपर ही होता है, टांगे नीचे होती है, मतलब सीधी इमेज बनती है, ठीक है ना। इसका मतलब वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, वर्चुअल हमेशा पीछे बनती है। वर्चुअल इमेज की खास पहचान, वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। कहाँ नहीं उतार सकते, स्क्रीन पे। क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि ऐसी कौन सी इमेज है जिसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, वर्चुअल इमेज को। रियल इमेज को स्क्रीन पे उतार सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। उसके बाद में अपने को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मिल रही हैं। इससे देखो, ये जो आपकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये बोलते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। यानी मिरर से लेके और जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इसको मैं यू बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, यू बोलता हूँ। और ये जो है आपकी इमेज का डिस्टेंस, इसको मैं वी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, वी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि u और v हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्लेन मिरर के अंदर u और v क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज होती है। दूसरी बात है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होती है उतनी हाइट किसकी होती है, इमेज की होती है। तीसरी बात है, साइज आपका सेम हो गया, हाइट आपकी सेम हो गई। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो हमेशा लैटरली इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है भाई, लैटरली इन्वर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका मिरर है और यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड हमने बना लिया। हमने मान लिया कि आपका ये वाला लेफ्ट हैंड है, ये वाला राइट हैंड है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो राइट हैंड है वो नीचे है, लेफ्ट हैंड क्या है आपका ऊपर है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन मैंने बनाई है, ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड है, ये ऊपर है और राइट हैंड मेरा नीचे है। जब मेरी इमेज बनेगी यहाँ पे, जब मेरी इमेज यहाँ पे बनेगी, तो जब मेरी इमेज है उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो राइट हैंड है वो तो मेरा क्या हो गया, ऊपर हो गया है, और मेरा लेफ्ट हैंड है वो क्या हो गया, नीचे हो गया। इसका मतलब है जब भी हम लोग प्लेन मिरर की बात करते हैं या फिर किसी भी मिरर की बात करते हैं तो उसमें जो इमेज है वो लैटरली इन्वर्टेड, मतलब आपकी सिमेट्रिकल, जो आपकी लेफ्ट राइट सिमेट्री होती है वो हमेशा चेंज हो जाती है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है, लेकिन आपकी टांगे नीचे ही रहेंगी, सर आपका ऊपर रहेगा। वर्टिकल सिमेट्री वर्टिकली अपोजिट नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि किसी मिरर के आगे हम लोग देखते हैं, अगर मैंने कोई लेटर ए लिखा है और मैंने कोई लेटर बी लिखा है तो जो बी है उसका उल्टा हो जाता है सिमेट्रिकली, लेकिन ए का वैसा रहता है, क्योंकि ए जो है खुद अपने आप में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। हालांकि ये वाला हिस्सा जो है इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है, लेकिन पता नहीं चल पाता। लेकिन जो बी लेटर है उसका ये वाला हिस्सा इधर है, इसका इमेज का ये वाला हिस्सा इधर है। इसका मतलब ये जो है इस तरह से क्या होती है, लेफ्ट राइट सिमेट्री होती है। अगर मैं यहाँ पे P बनाता हूँ तो P का जो है आपका सिंबल ऐसा बनेगा, P की जो इमेज है वो ऐसी बनेगी। कई बार हम लोग सोचते हैं कि P की इमेज ऐसे बननी चाहिए, गलत हो जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ पे लेफ्ट राइट सिमेट्री है, अप डाउन सिमेट्री नहीं होती है, हमेशा लेफ्ट राइट सिमेट्री होती है। तो पी ऐसा बनेगा, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट रहेगा, अप डाउन नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। तो एम्बुलेंस जो होती है उसके ऊपर आपके जो वर्ड्स होते हैं वो उल्टे लिखे होते हैं, इस तरह से लेटरली इन्वर्टेड लिखे होते हैं, ताकि आगे जो गाड़ी चल रही है वो अपने मिरर में देखेगी तो उसको लेटर्स कैसे दिखे, बिल्कुल सीधे दिखे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग जो है, हम लोगों ने इतनी सारी बातें मिरर के बारे में जान ली कि मिरर में इमेज कैसी बनती है। प्लेन वाले मिरर में बताओ क्या होता है, इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है कि वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनती है। उसको स्क्रीन पे उतार सकते, नहीं उतार सकते, नहीं उतार सकते। अब हम लोग बातें करेंगे किसकी, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू मिरर। अगर मेरे पास में दो अलग अलग मिरर हैं, मेरे पास में दो अलग अलग मिरर हैं, तो उसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट रखता हूं बीच में, तो बताओ कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक मिरर बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने एक मिरर बनाया, दोनों मिरर जो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल मैंने बना दिए हैं, और यहाँ पे आप खड़े हो तो बताओ कि आपकी कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। देखिए ये वाला जो मिरर है आपकी इमेज यहाँ पे बनाएगा, ये वाला मिरर है आपकी इमेज यहाँ पे बनाएगा। अब ये वाला जो मिरर है इसकी और इसकी दोनों की इमेज यहाँ पे बना देगा, ये वाला जो मिरर है इन तीनों की यहाँ पे बना देगा, ऐसे ही आपकी ये वाला मिरर इन चारों की यहाँ पे बना देगा। ऐसे आपकी नंबर ऑफ इमेज जो है वो बनती जाएंगी। इसका मतलब जब भी आपके दो मिरर बिल्कुल पैरेलल होते हैं, कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो नंबर ऑफ इमेज होती हैं कितनी होती हैं, इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज होते हैं भाई, अगर आपके दो मिरर आपके बिल्कुल पैरेलल हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि पैरेलल जब भी मिरर होते हैं तो उसका जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, बताओ, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। अगर ऐसे ही अगर मैं दो मिरर को ऐसे बना दूं, दोनों मिरर को मैं 90 डिग्री के एंगल पे कर देता हूं, और यहाँ पे आप खड़े हो, तो बताओ आपकी कितनी इमेज बनेंगे। तो वहाँ पे आपकी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी कितनी, 3। कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। इसका मतलब ये जो इमेज 3 बनी है, ये इनफाइनाइट इमेज बनी है। ये कैसे बनी है, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला आपका होता है n = 360 अपॉन में थीटा। नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है भाई 360 अपॉन में थीटा। लेकिन अपने को ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है, जब भी अगर आपका जो आंसर है n का वो कैसा आ जाए, ओड आ जाए। कैसा आ जाए, ओड आ जाए, तो आपका आंसर सही है। अगर आपका आंसर इवन आ जाए तो हमें क्या करना, उस इवन आंसर में से एक लेस कर देना। क्या कर देना, एक लेस कर देना। मैं एग्जांपल से देता हूं आपको, जैसे कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है, तो मैं करूंगा 360 अपॉन में 90 डिग्री। यहाँ पे आएगा 4 आंसर, 4 जो है आपका इवन नंबर आ गया, तो 4 में से एक लेस करना जरूरी है। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, बताओ, 3 बनेगी। कितनी बनेगी भाई, 3 बनेगी। ऐसे अगर मैं आपको देता हूँ 360 अपॉन में 120 डिग्री, अगर 120 डिग्री के दो मिरर दे देता हूँ यहाँ पे, ये लीजिए 2 मिरर मैंने बना दिए। इन दोनों के बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है। यहाँ पे आप खड़े हो तो बताओ कितनी इमेज बनेंगी। पुट कर दीजिए 120, ये आएगा आंसर 3 आपका कैसा नंबर, ओड नंबर है, तो आपका आंसर कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। यानी इवन नंबर आता है तो क्या करना है, एक लेस करना है। अगर ओड नंबर आता हो तो एक लेस नहीं करना, ठीक है ना। आगे बात समझ में। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, इसमें भी एक कन्फ्यूजन रहता है बहुत बड़ा। कैसे, जो भी अगर आपको एंगल दे रखा है दो मिरर के बीच में, उन दोनों एंगल को क्या करो, उस एंगल को 360 से डिवाइड कर दोगे। जो भी आंसर आएगा उसको इवन ओड चेक करोगे और उसमें से एक लेस कर दोगे। अगर इवन आया तो ओड आया तो लेस नहीं करोगे। लेकिन कई बार आपसे पूछता है कि मेरे पास में 2 मिरर है, मेरे पास में कितने मिरर हैं, 2 मिरर हैं। यहाँ पे एक मिरर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री। कितना डिग्री भाई, 60 डिग्री। मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो यहाँ पे रखा है, बिल्कुल इसके बीच में रखा है। यहाँ पे ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला भी कितना है, 30 डिग्री। यानी यहाँ पे सिमेट्री है, यहाँ पे क्या है, सिमेट्री है। अगर सिमेट्री होती है तो क्या करना है, और एसिमेट्री होती है तो क्या करना है। देखिए, अगर इसी को मैं ये ऐसे बना देता हूँ, ये वाला मेरा 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पे दो मिरर के बीच में, और ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा हुआ है ये एंगल आपका कितना है, 20 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने का है, 40 डिग्री का है। तो अगर ऐसे केस दे रखा है आपको, तो उस केस में अपने ध्यान रखना है अपने को, इवन आपका जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है और आपका एसिमेट्रिकल होता है, तो दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो, ऐसे केस में क्या करना है आपको ऐसे लिख लेना है, यहाँ पे 30, यहाँ पर लिखना है 30, ठीक है ना। 30 दोनों एंगल लिख लीजिए आप। यहाँ पे इस मिरर का नाम M1 मान लीजिए, इस मिरर का नाम M2 मान लीजिए, ठीक है ना। M1 M2 नाम मान लीजिए मिरर का, इसका नाम M1, इसका नाम क्या मान लीजिए, M2 मान लीजिए। दोनों मिरर को लिखिए 30 डिग्री का एंगल। यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस के ऊपर लिखिए 30 + 30 कितना होता है, 60 होता है। यहाँ पे 60 लिख दीजिए। 60 में 30 जोड़िए 90 हो गया, 60 में 30 जोड़िए 90 हो गया। फिर उसके बाद में फिर से क्रॉस लगा दीजिए, यहाँ पे फिर से 60 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे ऐड कर दीजिए 150 आएगा, फिर ऐड कर दीजिए 150 आएगा, फिर से क्रॉस लगा दीजिए, फिर से क्रॉस लगाने के बाद में फिर से आपके पास में 60 आएगा। इस बार आपका आएगा 210, इसमें कितना आएगा 210। जब भी आपका टोटल सम, आपका आंसर जो 180 से बड़ा हो जाए, आपको वहीं पर रुक जाना है। जब भी आपका आंसर 180 से बड़ा आ जाए या 180 आ जाए, तो आपको वहीं पर रुक जाना है। उसके बाद काउंट कर लीजिए इनको, 1 2 3
4, 5 और 6, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी बताओ? 6 बनेंगी। कितनी बनेंगी बताओ? 6 बनेंगी। अगर आपका सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है तो आपको ऐसे तरीके से करना है। अच्छा, उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, लास्ट में जो आपका आंसर बचता है, ये वाला जो आंसर बचता है भाई, 210 को तो छोड़ दीजिए आप, ये तो आपका 180 से ज़्यादा हो गया, उसको तो छोड़ दीजिए। ये जो आपके लास्ट में 3 बचेंगे, इनको एक बार जोड़ लीजिए, इनको एक बार जोड़ लीजिए। 150 प्लस 150 प्लस में कितना 60, बताओ कितना आएगा? ये आएगा 360। कितना आएगा बताओ? 360। इसका मतलब अगर लास्ट के जितने भी एंगल बचेंगे उनका सम अगर 360 आ जाता है तो तुम्हें क्या करना है? एक इमेज को और कैंसिल कर देना है। मतलब कितनी इमेज बनेंगी बताओ? 5 इमेज बनेंगी। कितनी बनेंगी बताओ? 5 इमेज बनेंगी। आपका इस प्रकार से सोल्व करना है। अगर यही केस अगर ऐसे होता 20 और 40, तो तुम यहाँ पे लिखते हो m1, यहाँ पे लिखते हो कितना m2, यहाँ पे लिखोगे 20, यहाँ पे लिखोगे 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 80, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 140, यहाँ पे आएगा 160, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आएगा 60, ये आएगा 220, ये आएगा आपका 200। फिर से क्या हो गया देखो, 220 और 200, ये आपका कितना हो गया? 180 से ज़्यादा हो गया। इसको हटा दीजिए, सम करके देखिए। 160 प्लस 140 कितना हो गया? वाला 300 और 60, फिर से क्या होगा? 360 हो गया। इसका मतलब हमें एक लेस करना पड़ेगा फिर से, तो ये आएगा 1, 2, 3, 4 और 5। नंबर ऑफ इमेज 5 ही बनेंगी। नंबर ऑफ इमेज क्या बनेंगी? 5 ही बनेंगी। अगर आपका सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, ठीक है ना। इस केस में आगे बात समझ में, यानी आपका अगर आंसर आपका जो है आपका इवन आ रहा है तो आपको एक लेस करना ही करना है, ठीक है ना। अगर आपका आंसर ओड आता है तो आपको जो है उसको वही की वही छोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये आपका नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला था। ऐसे करके हम लोग नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कौन से मिरर पे? हम लोग आगे चलते हैं किसके ऊपर? कनकेव और कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? कनकेव और कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, जो अगली जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर की जो बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन वाले मिरर के अंदर और उसकी इमेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा। तो आई होप आपको ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर के प्रॉपर्टीज़, उनके इमेज फॉर्मेशंस और कुछ रूल्स जो आपके होते हैं इमेज फॉर्मेशंस के लिए, वो जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।